आइए करते हैं इस वित्त वर्ष के आखिरी हफ्ते की शुरुआत और करने के लिए संकेत मिले जुले हल्की मजबूती के। कैसी रहेगी आज की ट्रेडिंग रेंज और क्या है संकेत जिन पर करना है आपको फोकस, इसी पर है हमारा आज का पूरा ट्रेडिंग सेटअप। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए आप बाजार में तैयार। कई सारी खबरें आपको आती हुई दिखी हैं ओवर द वीकेंड, उसका रिएक्शन भी हम देखने वाले हैं और साथ ही हमारे बाजारों के लिए क्या अहम रहने वाला है इस पर भी करनी है सर से चर्चा। बताएं सर, आज की बड़ी बातें क्या है? दीप, रशिया और यूक्रेन के बीच में फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होता हुआ दिख रहा है। आज तुर्की में दोनों ही देशों के दिग्गजों की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात के पहले कुछ अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। कच्चा तेल 3% फिसला है $116 के आसपास। वजह जो भी रहो, जिसका हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन नीचे आना एक राहत का संकेत है। एक मेगा मर्जर होता हुआ दिखा है। दो बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनियां आपस में मर्ज होती नजर आ रही, पीवीआर और आइनॉक्स लीजर। तो सेक्टर के लिहाज से बड़े एक्शन वाला ये इवेंट है और 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद फाइनली अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो चुकी है। लगभग 1800 उड़ानें अब कल से शुरू हो चुकी है, जो अब विदेशों में आपको लाने ले जाने का काम करेगी। अब तो आपके पास वजह नहीं बची जो आप 2 छुट्टियों के लिए छुट्टियों की नहीं, तो कुछ तो बनाना। हाँ, अब हम ये कहेंगे कि थोड़ा सेट हो जाने दो, एक बार स्टेबल हो जाने दो। हाँ। और उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ट्रिगर रशिया से आ रहे हैं, सॉरी चाइना से आ रहे हैं, जिसके लिए फिर लोग इंतजार करना है। मतलब ये सोचें दीप कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तब तक कुछ न कुछ नया हो जाता है। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन हटती है ना सर, हाँ, वैसे ही कुछ आ जाता है। वैसे हर बार की बात करते उसी में आ जाता उसी पे आता है। अब देखिए, जो कच्चा तेल गिरा है $116 $117 के आसपास आया है, उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही कि शंघाई में कुछ हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लगा है और पार्ट में लॉकडाउन लगाने की फिर से तैयारी। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि पूरे चाइना में लॉकडाउन नहीं लग रहा, एक ही बड़े शहर में लग रहा है, वो भी एक हिस्से में लग रहा है और वो भी धीमे धीमे चरणों में लग रहा है। लेकिन अब हम है ना पक गए हैं। हाँ, ये लॉकडाउन शब्द सुनना नहीं चाहते। चाहे मतलब कहीं भी हो, नॉट नेसेसरी हमारे यहाँ ही वाला नहीं सुनना चाहते, हम कहीं का नहीं सुनना चाहते हैं। दूसरा ये कि यूरोप में भी बीच बीच में आंकड़े थोड़े बढ़कर आते हुए दिखे। हालांकि एक अच्छी बात ये कि उतना गहरा नहीं है, आंकड़े भले बढ़कर आए, लेकिन वो इस बार जो कोरोना है वो उतना मारक नहीं है, डेडली नहीं है, फैटल नहीं है। तो वो कम से कम वो एक अच्छी बात आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आंकड़े बार बार बढ़ना, या तो क्या एक बार है ना ये क्लियर ही हो जाए कि मतलब सर्दी जुकाम खांसी जैसे ही वायरल है और अब कभी भी वापस कोरोना किसी भी फॉर्म में आए, लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये चाइना के लॉकडाउन से समझ में नहीं आता दीप कि ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो मुझे डर वो लगता है, मुझे डर कोविड का कम है इस वक्त, चाइना के एक्शन का ज्यादा है। कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इनके करने के पीछे कुछ और मकसद है या वाकई में कोविड है? 2 साल तो कभी आए नहीं इनके, जब दुनिया में सब जगह खत्म हो गया, कहीं ये वापस तो नहीं छोड़ रहे? हो सकता है, क्या मालूम। हाँ, पता नहीं। तो इसलिए मुझे है ना, मुझे वो इनके यहाँ क्या हुआ उससे ज्यादा चिंता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो पहले इन्होंने शुरुआत की, अच्छा सब जगह फैल गया, ये चुपचाप बैठे हैं। कोई खबर नहीं आती थी चाइना से 2 साल तक कि वहां पे क्या हाल है क्या नहीं, कुछ पता नहीं। अब वापस से लॉकडाउन वाली बात है, तो थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मतलब इस लिहाज से नहीं कि मैं कोरोना को लेकर दुखी हूं या परेशान हूं या डर है, लेकिन इस लिहाज से कि चाइना को लेके आप भरोसा नहीं कर सकते, वो जो कर रहे हैं वही है। और 100% ये कि वो डायलॉग जो है अक्षय कुमार का, जो मैं कहता हूँ करता हूँ, जो नहीं कहता हूँ जरूर करता हूँ। ये जो करते हैं वो नहीं है, जो नहीं बताते ना वो पक्का करते हैं। सो इसलिए हमें थोड़ा सा सावधान वहां रहना है कि अगले कुछ दिनों में, आज के लिए कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और कच्चा तेल थोड़ा नीचे आए तो ठीक ही है हमारे लिए, एक तरह से देखा जाए तो हम उसमें खुशी हैं, दुखी नहीं है। लेकिन कोरोना को लेकर चाइना में अगर किसी तरह के कोई बड़े डेवलपमेंट होते तो ग्लोबल मार्केट्स पर एक बार के लिए छोटा मोटा असर तो डाल ही सकते हैं। तो उसकी हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। वो भी कैसे डाल सकते हैं, वो इस लिहाज से, ऐसा नहीं कि चाइना के कोविड से कोई डरने वाले हैं, लेकिन डरना हमें इस हिसाब से है या हमें पोजिशनिंग इस हिसाब से करनी है कि कौन से मेटल्स कम ज्यादा हो सकते हैं, कौन से बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, कहाँ डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो सकता है, क्या ग्लोबली वापस से डिमांड कम होने का खतरा बनेगा, क्योंकि चाइना कमोडिटीज का बड़ा कंज्यूमर है। सो कमोडिटी स्टॉक्स पर, कमोडिटीज पर थोड़ी सी उस हिसाब से नजर रखनी पड़ेगी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। थोड़ा कमोडिटीज पर, बस उसी पर। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। अगर नीचे आए तो बढ़िया ही है। अच्छा, ठीक है। रशिया यूक्रेन सर, कुछ काफी ज्यादा, वैसे 2 हफ्ते से कुछ बड़ा हुआ नहीं है, बट ओवर द वीकेंड कई सारी खबरें निकल कर आई। बाइडेन साहब ने भी एक बयान तो दिया, बट कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पास करके ही गए। वो हम जहाँ थे वही हैं। इतना सोचे थे हम तो पिछले हफ्ते, हमने बोला भी कि बाइडेन साहब के जाने के बाद फाइनल हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ न तो कहा न कुछ किया। ऐसे ही
आई डोंट नो क्यों उन्होंने दौरा किया। हाँ, कुछ मतलब ऐसा सॉलिड तो निकल कर हाँ, कुछ आया नहीं, मतलब ठोस चीज। किसी डायरेक्शन में कोई ऐसा, या फिर ये हो सकता है भी कि कुछ आगे बड़ा करना चाहते हो, उसकी तैयारी कर गए हो, हाँ। जो कि उन्हें फोन पे बात नहीं करनी हो। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बात होती है इन लेवल के, इनके लेवल पे तो ऐसा होता है ना, फोन वोन सब रिकॉर्डिंग टेपिंग ये सब चलती होगी, है ना। सो हो सकता है भी मैं तो आमने सामने बैठ के बात करूंगा, पॉसिबिलिटी है। सो और कई बार ये होता है कि जो चीज़ें आप फ़ोन पे नहीं कर सकते वो सामने बैठ के डिस्कस कर सकते हो, सपोर्ट मांगना देना ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर करना। अगर उसका ग्राउंड बना के गए हो तो अपने को पता नहीं उन्होंने क्या बात की हो, तो हमें क्या पता। हमें तो वही पता जो उन्होंने आके बताया भी कि उसमें कोई नया नहीं। रशिया ये नहीं कर पाएगा, रशिया वो नहीं कर पाएगा, हम यूक्रेन के साथ हैं, ऐसा ऐसा, ये सबको सब पता है। सो बेसिकली कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई। तो इसलिए जो पिछले हफ्ते हम जो सोचे थे कि शायद बाइडेन साहब के यूरोप दौरे के बाद में बाजारों को एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा, वो डायरेक्शन नहीं है। वो अब जस का तस है वहीं का वहीं है। फिर से हमें इंतजार यही करना है कि नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज नेक्स्ट। अब व्हाट इज नेक्स्ट में आज टर्की में मिल रहे हैं दोनों देशों के प्रतिनिधि। देखो एक चीज समझ लीजिए, देखो इसमें बहुत क्लियर करते हैं, इस समस्या का समाधान या तो तब होगा कि 3 तरीके से हो सकता है, या तो एक देश दूसरे देश पे जीत हासिल कर ले, दूसरा देश सरेंडर हो जाए कि हम हथियार डाल रहे हैं, जो कि इस मामले में यूक्रेन होना ज्यादा स्वाभाविक मानता है, या तो इस तरीके से हो। दूसरा तरीका ये है कि दोनों तरफ से और देश आ जाएं, लड़ भिड़ ले, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया चाइना को सपोर्ट कर ले, चाइना रशिया को सपोर्ट कर ले, और इधर से नेटो यूरोप और अमेरिका आ जाए यूक्रेन को, और सब लड़ पड़े, वर्ल्ड वार काइंड ऑफ सिचुएशन। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि दोनों बातचीत से सुल जाए। तो अभी जो तीसरी तरफ हम टर्की में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हड़बड़ी जल्दबाजी और इसकी वजह से मूड बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अल्टीमेटली बातचीत जब होगी और जो सॉल्यूशन आएगा वो जब तक पुतिन और जेलेंस्की दोनों बैठकर बात नहीं करेंगे, और वो भी शायद एक दौर की बात में ना हो, और वो भी उसके लिए भी एक दो आपको मैक्रो या फिर वो अपने इजराइल वाले नेतन्याहू साहब, नहीं, अब नहीं वो पहले, हाँ, तो जो भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन वो साथ में बैठ के कोई समझौता निकाले। सो आई थिंक अभी उनमें लंबा रास्ता है, तो तीनों ही सॉल्यूशन अभी कोई जल्दबाजी में दिख नहीं रहे। सो आई थिंक थोड़ा मामला लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। सो रशिया यूक्रेन पे नजर रखनी है। मार्केट के लिए रशिया यूक्रेन न्यूट्रल सा हो चुका है, न अच्छी खबर पे बाजार बहुत बढ़ते हैं, न बुरी खबर पे बहुत घटते हैं। बट आज ठीक है कि आपके लिए ग्लोबल संकेतों में कच्चा तेल भी आपके लिए नीचे आया है, अमेरिकी बाजार ऊपर नीचे होकर भी थोड़े बहुत ठीक ही बंद हुए हैं, फिर आपके लिए बातचीत तीसरे दौर की शुरू हो ही रही है। सो मेरे लिए ग्लोबल संकेत ठीक है, पॉजिटिव साइड पर ही है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं। चलिए, तो थोड़ा वहां से सहारा है, ठीक है। हमारे बाजार की बात करें सर, थोड़ा कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते हमारे बाजार ने भी देखा, और जैसा आप कह रहे थे मंथली एक्सपायरी और फाइनेंशियल ईयर एंड दोनों ही एक ही दिन पर आ रहे हैं, तो वही कंसोलिडेशन रहेगा या थोड़े एडजस्टमेंट होंगे उसके भी? आमतौर पर दीप ये वो वक्त होता है जब वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, है ना। इंटरेस्ट किसी का नहीं होता ज़्यादा फ्रेश ट्रेड लेने में, ब्रोकर्स भी अपनी लिमिट्स कम कर लेते हैं, HNI इन्वेस्टर्स अपनी बुक्स संभालने में या प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट में ज़्यादा लगे होते हैं। फंड मैनेजर्स को लगता है कि मेरे जो पसंदीदा शेयर हैं, जो थोड़े से शेयर खरीदूँ वो उसका भाव बढ़ जाए, उससे मेरी NAV थोड़ी ठीक हो जाए। 31 मार्च को हर आदमी चाहता है कि NAV अच्छी हो, और कोई गलत भी नहीं है। सो ये सारे एडजस्टमेंट चलते, तो वॉल्यूम्स कम रहेंगे, थोड़े हैं भी कम, और शायद अच्छा ट्रिगर्स भी ऐसे हैं कि आपको है ना रेंज में फंसे हुए रखे हैं। कुछ बड़ा सो ऐसा भी नहीं कि या तो मार्केट ही भाग रहा हो, घट रहा हो, तब तो आप एक्शन भी देखें। सो न तो मार्केट आपको एक्शन करने की कोशिश कर रहा है, न माहौल वैसा है। मार्केट भी नहीं है और माहौल भी नहीं है। तो मुझे लगता है वही रेंज बाउंड मार्केट रहना चाहिए। हम इंतजार करेंगे रेंज के किसी एक सिरे के पार निकलने का। तब तक मुझे लगता है अब तक से एक्सपायरी तक बेसिकली आप ये मान के चल सकते हैं नीचे 16,900 17,000 सपोर्ट हो गया, ऊपर आपका 17,300 17,400 रुकावट की रेंज होगी। सो यही रेंज में आपको 400-500 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करना है। 16,900 17,000 सपोर्ट ले लेगा, अगर 17,000 के आसपास आया, 16,900 के आसपास आया, खरीदारी होगी। इसे तोड़ा तो फिर फ्रेश कमजोरी होगी, और ऊपर में 17,300 400 की रेंज में आती है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। ये सिंपल सा है। ठीक है, तो रेंज में ही रहेंगे ट्रेडर्स को अभी तक तो यही दिख रहा है। अब इस रेंज से बाहर निकालने के लिए आपको कोई न्यूज का ट्रिगर चाहिए। बाजार के इंटरनल्स नहीं निकाल पाएंगे। इंटरनल से मतलब मेरा है कि FNO का डेटा, इंटरनल से मेरा मतलब है FIs और घरेलू फंड की खरीदारी बिकवाली, ये रेंज से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको कोई एक्सटर्नल खबर चाहिए, और खबर में अब वो खबर रशिया यूक्रेन से आएगी पता नहीं, चाइना से आएगी पता नहीं, या कोई तीसरी हो सकती
पता नहीं। हाँ, तो रेंज ऊपर या नीचे कहीं भी तोड़े, उसके लिए कोई न कोई ग्लोबल न्यूज फ्लो आपको चाहिए, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए, जब तक न्यूज फ्लो नहीं आता थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी मार्केट, बट दोनों तरफ के मौके बन रहे हैं और रोज अनिल जी आपको बताते भी हैं। आईपीओ का भी सीजन शुरू हो गया फिर से, 2 आईपीओ इस हफ्ते। सीजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक्चुअली क्या है कि वो कई सारे आईपीओ में ऐसा होता है कि अगर आप 31 मार्च तक ना लेके आए तो आपको फिर से वो फाइनेंशियल्स रीस्टेट करके और फिर आपको नई अप्रूवल लेना करना कराना, तो फिर कंपनियां सोचती कि चलो लाख ही खत्म करें, तो वो हो सकता है। तो आज एक आईपीओ खुलने जा रहा है, आज खुल रहा है और कल भी एक खुल रहा है, कल भी दोनों पर हमारा फोकस है, बात करेंगे। बिल्कुल, अनिल जी आपको सलाह भी देंगे थोड़ी देर में, उससे पहले स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं सर। ग्लोबल संकेत जैसा मैंने बताया पॉजिटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है। तो 3 न्यूट्रल, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, ये आज का सेटअप है। 17,075, 17,100 निफ्टी पर तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 16,975, 17,000 मजबूत खरीदारी कीजिएगा। 17,225, 17,300 ऊपरी लेवल है जहां पर जाकर रुकेंगे बाजार। पार किया तो 17,350, 17,450 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन, और अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट करने की जगह भी। बैंक निफ्टी 35,025, 35,200 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। 35,000 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो 34,625, 34,750, ये 125 पॉइंट की रेंज अगला बड़ा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर 35,700 से 35,900 की रेंज होगी, जहां तक जाकर यहां कहीं रुकने की कोशिश करेंगे। इसको पार करके टिके तो 36,150, 36,350 वो रेंज है जहां पर आपको लॉन्ग 100% बुक करना चाहिए और दबाकर शॉर्ट भी करना चाहिए। आना मुश्किल है, अब 36,000 पार करना थोड़ा माउंट एवरेस्ट जैसा हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा वो लेवल रहेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर? निफ्टी पर सपोर्ट लेवल है 17,150 पर हम बंद हुए, वहां से गिर रहा है, और मैं सारे लेवल्स जो बता रहा हूँ वो स्पॉट लेवल्स हैं। 17,125, 17,100, 17,075, हर 25-25 पॉइंट की रेंज में आपको तीनों जगह सपोर्ट है, ये नजदीक वाले सपोर्ट। उसके बाद 17,000, 16,975 यहाँ तक ही बनता है। इसके नीचे का मैंने एकेडमिक पर्पज से दिया है 16,865, आने वाला नहीं है, लेकिन लिख के रख लेने में समझदारी है। 17,150 पर बंद हुए हैं, यहाँ से ऊपर की लेवल्स ले लीजिए। 17,150 से दीप 17,250 तक हर 25 पॉइंट पर रुकावट है। 150, 175, 200, 225, 250, ये सब जगह। उसके बाद 300, 350 और फाइनली 450, ये लेवल है निफ्टी के लिए, आपके लिए ऊपर के। अब आइए बैंक निफ्टी, और ये मैं बताऊं जनरली ये छोटे छोटे लेवल क्यों निकल कर आते हैं। जब बाजार रेंज बाउंड होगा ना, तब आपको छोटे छोटे नजदीक के लेवल निकल कर आएंगे। जब बाजार आपको बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाता है तो अपने आप आपके लेवल्स दूर के हो जाते हैं। सो ये मार्केट के मूड, ये मेरी मूड से नहीं चलती मैं नहीं डिसाइड करता कि क्या होगा, मार्केट डिसाइड करता है। छोटी रेंज में रहेगा तो नजदीक के लेवल्स आ जाएंगे, बड़ी रेंज में रहेगा तो अलग तरह के लेवल्स आएंगे। ये सप्लाई की वजह से होता है या कन्विक्शन नहीं है इसलिए होता है? नहीं, डिपेंड करता क्या बाजार ट्रिगर्स नहीं। अब बाजार जो चीज नहीं जानता उसको ट्रेड करने की कोशिश करता है। करेक्ट, जो जानता है तो पता ही है, हो गया वो तो काम। सो अब नेक्स्ट क्या है, ये अभी 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो नेक्स्ट अच्छा सोचने वाले सब ठीक हो जाएगा ना, कितने दिन लड़ेंगे, बंद होगा, ये सब ठीक है। कच्चा तेल भी कौन सा 120, 130 पे हमेशा लाइफ लॉन्ग टिका रहा, पहले भी कई बार गया, वापस हमने 25, 30, 40, 50, 60, 70 तक भी आते हुए देखा। तो एक वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इट्स मैटर ऑफ टाइम, लेकिन ये सब ठीक होने वाला है ना। अब लेकिन उनको ये नहीं पता ये कब होगा, ठीक है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगता है नहीं यार मैक्रो खराब हो रहा है सब, ये क्रूड का अभी नीचे आता नहीं है, ये वॉर हो भी रहा, ठीक भी हो जाएगा तो इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, ये है वो है, प्लस देखो ब्याज दरें बढ़ रही। सो वो एक व्यू है स्ट्रॉन्ग, जो ये सोचता है कि भाई लॉन्ग टर्म में खराब है। अब दोनों में से कौन सही है, जब तक ये नहीं होगा क्लियर कट अगला ट्रिगर, तब तक फिर इसे ऐसे रेंज में, क्योंकि दोनों तरफ के कन्विक्शन जबरदस्त होते हैं, तभी बाजार टिका रहता है। बिल्कुल। प्लस अब जो तेजी करने वाला है वो ये सोचता है कि ठीक है मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, हम 10% का रनअप नीचे से दे चुके हैं, मजबूत है। मंदी करने वाला सोचता है कि 10% बढ़ गया ना, और कितना, बाकी सब चीजें तो वो की हुई है, कौन सा युद्ध खत्म हो गया, अब यहाँ पे क्यों, और देखो अब थक भी रहा है। तेजी करने वाला सोचेगा कंसोलिडेशन कर रहा है, मंदी वाला सोचेगा थक रहा है। सो सबके अपने अपने व्यूज हैं। तो अब इस व्यूज में है ना, ऐसी तरह के मार्केट में दीप मैंने देखा है इतने सालों का जो अनुभव है वो ये कि इस रेंज को बाहर निकालने का काम कोई न कोई न्यूज ही करती है। जब है ना डेटा और बाकी सारे आपके पास फैक्टर्स जो नॉन फैक्टर्स है दोनों बड़े स्ट्रांग है, दोनों तरफ के तेजी और मंदी के, तो फिर कोई तीसरी ऐसी चीज आती जो आपको हमको किसी को पता नहीं है मार्केट में, वो जो खबर आती है वो डिसाइड करती है कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है।
सो उस ट्रिगर का इंतजार है। वो मुझे नहीं पता नेक्स्ट ट्रिगर क्या है trigger मार्केट क्या के है, लिए, correct। वो किसी को नहीं पता। तो जब आएगा, तब तक ऐसे ही अटका रहेगा। बैंक निफ्टी पर भी ऐसे ही? बैंक निफ्टी सेम है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है कंपेरेटिवली निफ्टी के मुकाबले में। जो सपोर्ट रेंज है, हम बंद हुए हैं 35,400 के आसपास दीप। 35,325 पहला सपोर्ट है, 35,200 है शुक्रवार का लो, ये दूसरा सपोर्ट। इसके नीचे फिसलने पर थोड़ा कमजोरी बढ़ती है, लेकिन 35,025 तक है, तब तक ठीक है। असली दिक्कत 35,000 के नीचे है, और तब जो लेवल्स होंगे 34,900, 34,750, 34,625, ये रेंज मजबूत सपोर्ट है। 34,625, 34,750। आगे के दो लेवल है एकेडमिक पर्पज से 34,550, 34,475, और बैंक निफ्टी में नीचे के दूर दूर के लेवल देने में मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि ये है ना, कभी भी ले ही आता है, ऐसा भरोसा नहीं। नीचे के लेवल आने में इसको वो ऐसा है, तो इसलिए लेके रख लेने में ठीक है। ऊपर 35,410 से हम बंद हुए, वहां से स्पॉट लेवल्स गिन लीजिए। 35,525 पहला लेवल होगा, 35,725, 35,800, 35,900, ये तो 36,000 के नीचे। इसके ऊपर के दिख नहीं रहे, ये ऊपर के लेवल एकेडमिक पर्पज से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ध्यान रहे, आज नहीं तो कल काम आएंगे। 36,025, 36,150, 250 और 350। बेसिकली 36,428 की दीप अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली इस पूरे रनअप की। वहां पे रुकावट है, आने वाली है ना। 36 तो मैं चाहता तो एक और 36,425 लिख सकता था, लेकिन आज लिखने की जरूरत नहीं उतना यही काम। लगे, ठीक है। इंडेक्स पोजीशंस कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। वो का वही 53% है। पुट कॉल रेशियो में 10 बेसिस पॉइंट की कमी आई, 1.04 से 0.94, लाइट कंफर्टेबल है। विक्स 2% घटा है, तो डेटा स्टेबल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर है। अंडरस्टूड। अब आइए, तेजी की पोजीशन आपकी है तो क्या करना है। स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं, दीप जो शुक्रवार को दिया था वही आज है। इंट्राडे 16,975, क्लोजिंग 16,100। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग 35,300 दिया था। इंट्राडे में आपका 35,300 वाला एक बार ट्रिगर हुआ, 35,200 आया था। अगर कर दिया तो ठीक, क्लोजिंग में नहीं हुआ, नहीं किया तो अब 35,200 का रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे। जिनको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना है वो 35,000 का भी रख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार वही कहता हूँ, बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा नीचे की तरफ की रिस्क रखनी नहीं है, तो 35,200 रख लीजिए स्टॉप लॉस आपकी लॉन्ग पोजीशन का। अब आइए, अगर आप शॉर्ट हैं तो पिछले 2 सेशन में दीप 17,300 के आसपास जाकर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। 2 सेशन के हाई देखिए, 17,294 शुक्रवार, गुरुवार को 17,291, यानी कि 17,300 को पार करने में पिछले 2 दिनों से मुश्किल आ रही है। फिर भी इस रनअप की जो बढ़िया क्लोजिंग मिली है, बेस्ट आपको वो 22 मार्च को 17,315 की मिली है। तो मैं इससे थोड़ा सा 50 पॉइंट की और एक्स्ट्रा रिस्क लेकर 17,350 का स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 200 पॉइंट ऊपर है, वही रखना चाहिए, कंफर्टेबल है। और 17,350 के ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला था इंट्राडे में, 17,450 गए थे, वहां टिके नहीं। हाँ, तो क्लोजिंग पे नहीं हो पाया। सो आई थिंक वो एक स्टॉप लॉस आपका ठीक रहेगा, 17,350। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस नीचे लेकर आया हूं, 36,500 था शुक्रवार को, आज इंट्राडे में छोटा कर लिया दीप, 35,750। शुक्रवार का हाई है 35,717, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस 35,750 का इंट्राडे में रखिए। क्लोजिंग 36,050 का रखिए, और अगर किसी को छोटा रखना है तो 36,050 का सॉरी बड़ा रखना है तो 36,050 का भी क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, और इंट्राडे भी। बट मेरा ये समझना है इंट्राडे में 35,750 भी काफ़ी है, इससे बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड सर। नई पोजीशंस पर आते हैं, वहां पर क्या करना चाहिए? नई पोजीशन में खरीदारी करनी है, 2 तरीके से खरीदारी कर सकते हैं दीप। एक तो छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 17,075 का लगाओ, जो शुक्रवार को भी दिया था। कल शुक्रवार का लो मालूम है आपको? 17,076 एग्जैक्ट 75 बोला था आपने, 76 से घुमा है, एकदम वहीं से घुमा है। सो जिनको छोटा रखना है 17,075 रखें, लेकिन 16,975 रख लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो स्टॉप लॉस रखें, खरीदें। 200, 225, 250 छोटे टारगेट है। तीसरा 290 है, 300 नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को 294 हाई हुआ, गुरुवार को 291 हुआ, तो 280, 85, 90 मान लीजिए, 300 तक का वेट न करें, और उसके बाद पार निकला तो 350 तक के टारगेट खरीदारी करने के लिए आज से निफ्टी में। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी जरूर करें। 290, 350 ये अच्छी रेंज है जहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 450 का होगा, जो इस रनअप का हाई है, और नीचे के जो टारगेट बनेंगे वो 17,250, 225 और 200, 3 छोटे टारगेट हैं। 17,175, 17,150, 17,125 मीडियम टारगेट है, 17,100 और 17,075 फाइनल टारगेट। हर 25 पॉइंट पर आप देख लीजिए निफ्टी में सपोर्ट और रुकावट है। 17,075 से लेकर 17,250 की रेंज में इतने लेवल्स निकल कर आ गए आपके सामने। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है आपको बैंक निफ्टी। एक ही चीज बोलूंगा दीप कि मैं नीचे क्या है ना, मैं चाहता तो ये कह सकता है 34,625, 34,750 की रेंज में खरीदिए, ठीक है, वहां पर आए तो। लेकिन अगर वो वहां आता है तो मुझे लेना ही नहीं है अब,
मनी उठ गया, इतना नीचे में नहीं लेना, अब छोड़ो, जाने दो। लेना है तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि शुक्रवार का लो ना टूटे 35,200 का, और वहीं पर उसके आसपास का समझकर आप सपोर्ट समझकर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप 35,000 का लगाएं या 35,200 का लगाएं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि इसका स्टॉप लॉस चेंज ही कर दो, आप 35,200 ही कर दो, उसको 35,000 को 35,200 ही कर दो, अब ज्यादा रिस्क रखनी दो। हाँ, 35,200 के नीचे जाए तो फिर नहीं लेना है, छोड़ दो। 35,200 का स्टॉप लॉस, 35,525, 725 दो छोटे टारगेट, 35,800, 35,900 दो मीडियम टारगेट, और बड़े टारगेट 36,000 के ऊपर के बनते जिनकी संभावना कम है, आ गया तो ठीक, 36,025, 150, 250 और 36,350। ठीक है, ठीक है। अब आइए जो बेचना चाहते हैं जी, 35,900 से मूड बना सकते हैं, 36,000 के ऊपर तो बेचना ही है आपको। 35,900 से मूड बनाइए, वहाँ माहौल देखिए, डाउ फ्यूचर्स कैसा है, कच्चा तेल कैसा है, बाकी चीज़ें क्या कुछ है, और अगर वो बहुत दम ना लगे तो 35,900 पे बेच दीजिए। लेकिन उन सब में दम लगे तो आप 36,150 और इसके ऊपर के लेवल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस आपका दूर होगा 36,425 का, जो कि इस रनअप की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग 36,428 की मिली है, उसके आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, और बेच दीजिए। नीचे के टारगेट बनेंगे 35,750, 35,525 और 35,425, तीन छोटे टारगेट हैं। 35,325, 35,200 मीडियम टारगेट है, और इसके नीचे के जो लेवल्स खुलते हैं वो 35,025, 34,900, 34,750 के ये लेवल्स है। और फिर एक बार बता दूं, सारे के सारे लेवल जो हैं ये स्पॉट लेवल हैं, कैश लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है निफ्टी में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो तरीके हैं, और आज दोनों में एक एक ही दिए दीप मैंने खरीदने बिकवाली की राय। और बैंक निफ्टी में तो सिर्फ अग्रेसिव के लिए। हाँ, एग्रेसिव इसीलिए 35,200 का स्टॉप लॉस करवा दिया आपको, स्टॉप लॉस छोटा करवा दिया। ठीक है सर, बड़ा नहीं रखना है। फिर भी किसी को ज़्यादा रखना हो तो 35,000 का रखे, बट क्यों रिस्क रखनी है ज़्यादा, मतलब नहीं। जो चीज़ कमज़ोर है उसमें दूर का स्टॉप लॉस लगा के मतलब नहीं। जो मजबूत है वहाँ दूर का स्टॉप लॉस लगाओ तो चलता है। करेक्ट सर, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, ये बदलाव हो गए बैन लिस्ट में, दो स्टॉक्स बाहर आ गए हैं, डेल्टा और बलरामपुर, और सामने वोडाफोन, L&T फाइनेंस, सेल, सन और इंडिया बुल्स ये बैन में बने हुए हैं। सर थोड़ा फंड 5 है ना बैन में, आइडिया भी, हाँ 5 बैन, ओके। आइडिया, L&T फाइनेंस, सेल, सन और इंडिया बुल्स। थोड़ा फंड्स का डेटा और वायदा कारोबार के लेवल। 1507 करोड़ की कैश में बिकवाली है दीप, और एडजस्टमेंट भी है एमटार की ब्लॉक डील का, बट उनमें दोनों ही है। बेचने वाले तो एफआईज हैं ही, खरीदने वालों में भी एफआईज के नाम है, तो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि कितना एडजस्टमेंट है। तो मैं डेटा को ऐसे कैसे ही ले रहा हूँ। 343 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे और 224 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं, तो डेटा थोड़े एफआईज की कमजोरी की तरफ है। 1373 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स ने की है, वो ठीक है, तो मिले जुले डेटा है। लेकिन एक चीज जो गौर करने लायक वो ये है, साइज छोटी होगी। यस सर। अब मतलब वो 4,000-5,000 करोड़ की बिकवाली है, 4,000-5,000 करोड़ की खरीदारी, वो फंड में भी वो नहीं है। धीमे धीमे छोटा छोटा ही काम हो रहा है। अब आइए एफएनओ डेटा। एफएनओ डेटा में दीप ऐसे तो कोई खास बदलाव नहीं है पोजीशंस में। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए वो है 17,200। ठीक है, आप बंद हुए 17,153 पे। 47 पॉइंट बढ़ भी जाए तो आप मजबूत नहीं है। अच्छा, आप 17,200 से ही गिरना है। हाँ, 17,200 से, उससे पहले नहीं गिरना। ठीक है, और कमजोर भी आपको 17,100 से गिरना है। अंडरस्टूड। 17,200 क्यों बोल रहा हूँ, 17,200 के पुट पर 38 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 42 लाख शेयर हैं, तो ये वो लेवल है जिसमें कुश्ती चलेगी। तो टाइम पास होगा 17,175 से 17,225 की रेंज में। ठीक है, अंडरस्टूड। और फिर देखेंगे क्या कुछ होता है आगे। सो मैं 17,200 के ऊपर रहेगा अच्छा हूँ, 17,200 के नीचे है तो जितने पहले खराब थे उतने खराब ही, उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। अगली हल्की फुल्की रुकावट 17,300 की है, और नीचे जो सपोर्ट है वो 17,100 पर नहीं है, 17,000 पर है। सो ब्रॉडली 17,000 17,300 रेंज निकल कर आती है, और 17,200 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। बैंक निफ्टी 35,500 ऐसा ही लेवल है जिसके ऊपर आप हैं, जिसके अच्छे तो क्या है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते हैं, कम खराब नहीं है। 36,000 पार नहीं होगा। मुझे असली ताकत तब दिखेगी जब बैंक निफ्टी 36,000 पार करे। 18 लाख शेयर हैं कॉल्स में, लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो ऊपर में 36,000 बहुत बड़ी रुकावट है। नीचे सपोर्ट के लेवल पे कोई खास लेवल ऐसे नजर नहीं आ रहे क्योंकि पोजीशन बहुत कम है। 35,500 के पुट पे 11 लाख शेयर है, 35,000 पुट पे 11 लाख शेयर है, तो कोई लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बनी नहीं है। एक तरह से अच्छी भी है ये बात कि ज्यादा लॉन्ग बैंक निफ्टी में लोग है नहीं, बस बाकी ठीक है। यही लेवल तो 35,000 36,000 ब्रॉडली रेंज बैंक निफ्टी की। अंडरस्टूड सर। चलिए, सारे लेवल्स, सारी स्ट्रैटेजी आपके सामने है। अब आईपीओ की बात करते हैं सर। आज जो ये आईपीओ खुल रहा है, उनो एक्सपोर्ट्स, क्या सलाह है आपकी?
उमा एक्सपोर्ट्स, हाँ उमा एक्सपोर्ट्स। हाँ, अच्छा मजे की बात है, इसकी एकमात्र लिस्टेड कंपनी है जिसके साथ इन्होंने पीयर के तौर पर, उसका नाम भी सकुमा है। सकुमा, हाँ। उमा एंड सकुमा। हाँ, मैं बहुत कोशिश भी किया, मैंने कहा कहीं ऐसा उमा और सकुमा में कोई कनेक्शन हो, पता नहीं। सकता है। हमारी टीम चेक करके देखी कोई प्रोमोटर सेम है क्या। तो मैंने कहा, और दोनों एक्सपोर्ट्स का काम, बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है जी, दालें, राइस, ये सारी जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की चीज़ें, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ये एक्सपोर्ट करने का काम करती है। बेसिक उगाती नहीं है खुद, खरीदती है, एक्सपोर्ट करती है, ट्रेडिंग का काम है। जैसे दूसरी कंपनियां जो इंडिया में ट्रेड करती है, ये इंडिया के बजाय एक्सपोर्ट करने, 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, बाकी है। एक्सपोर्ट किसको करती है? मैक्सिमम अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारे आसपास के 3 जो कंट्री है उसको। सो बेसिकली ये ट्रेडिंग का बिजनेस है जिसमें 1-1.5%, 2% का मार्जिन होता है नेट प्रॉफिट का। तो वो वाला है कि हायर लेवल का, एक तरह से आप कह सकते हैं B2B ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है, अब हमारी राय है इसे अवॉइड करने की। और क्यों अवॉइड करने की राय है वो मैं पहले बता दूं। अगर जब अवॉइड करने की बोल रहा हूं तो पहले मुझे क्या अच्छा नहीं लगा कंपनी में वो बता दूं। लो मार्जिन बिजनेस है, कंपटीशन जबरदस्त है, आप भी चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री बैरियर, और ट्रेडिंग वाला बिजनेस है। ट्रेडिंग वाले बिजनेस में कहीं कोई ऐसी आपकी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं थी। हाँ, कॉन्टैक्ट्स आपको चाहिए, आपको क्लाइंट्स होने चाहिए, वो जरूर है, बट ऐसा नहीं कि मतलब कोई और नहीं आसानी से कर सकता। दूसरा, फाइनेंशियल्स कोई खास इंप्रेसिव है नहीं। जितनी पुरानी कंपनी है, 25 साल पुरानी कंपनी है, 25 साल पुरानी कंपनी भी अगर इस लेवल के फाइनेंशियल्स है, इस लेवल की सेल्स पे पहुंची है तो कोई बहुत मजा नहीं है। 6 महीनों का 1000 करोड़ का टर्नओवर है, पिछले साल का टर्नओवर खाली 1328 करोड़। 1328 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर बहुत होता है, ट्रेडिंग का टर्नओवर कुछ नहीं होता। और 1% का धंधा करना है, 1.5% का धंधा करना है, राइट। सो फिर 1300 करोड़ अगर 1988 से बिजनेस कर रहे हैं, 1997 से कर रहे हैं, 1988 में कंपनी बनी थी, तो इतने सालों में सिर्फ इसी साइज पर पहुंची है। सो वो एक दूसरी चीज है। उस लिहाज से फाइनेंशियल कोई ऐसे आकर्षक नहीं है जिसको देख के ऐसा लगे मुंह में पानी आए, करे वाह मोटा पैसा बन जाएगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में हमेशा अनिश्चितता रहती है। जिन देशों में ज्यादा कारोबार है, तीनों ही आप देख लीजिए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बहुत डर लगता है। तो बुरे हाल है इस समय। दो क्या, किसका अच्छा? तीसरा अच्छा किसका? थोड़ा ठीक है। अच्छा, मुझे लगा किसका अच्छा लगा आपको। श्रीलंका के तो बहुत ही बुरे हाल है। सो मुझे वो भी डर लगता है, और मैक्सिमम बिजनेस वहीं से आता है। अब क्या है, छोटी साइज का आईपीओ, 60 करोड़ का आईपीओ, और मार्केट कैप है 230 करोड़ का। और यही चीज इसकी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव समझे भी, तो पॉजिटिव में एक चीज है कि 25 साल पुरानी कंपनी मुनाफा बना रही है, भले थोड़े ही बनाए, जो भी बनाए। अब मेरी राय ये सब चीजों को देखते हुए अवॉइड करने की, लेकिन आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। क्यों, मैं बता देता हूँ। आप बोलेंगे आप अवॉइड भी बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो खुद का डिसीजन खुद लेना है। क्यों? कल को लिस्टिंग मजबूत हो जाए, प्रॉफिट बन जाए, मुझे मत बोलना। 200-225 करोड़ के आईपीओ में ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोई फंड आएगा नहीं, एंकर बुक बनेगी नहीं। 200 करोड़ में कोई फंड, मुझे आके पूछा माना सर इसमें तो एंकर बुक है, भाई 200 करोड़ में क्या एंकर बुक है? 60 करोड़ के आईपीओ में कहाँ से एंकर बुक क्या आएगी? करेक्ट। सो कोई फंड है नहीं, करेक्ट। सो छोटी साइज का आईपीओ, 60 करोड़ का आईपीओ, लिस्टिंग के बाद कुछ भी भाव हो सकता है, और होते हुए हमने देखे भी हैं। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद करें। सर मेरी राय है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ पैसा लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो अवॉइड की सलाह जाने दीजिए। और कल एक और आईपीओ खुल रहा है, उसके मैनेजमेंट से आज हम न्यूज पर व्यूज में बात करने वाले हैं 10:35। तो वहां पर भी रखें नजर। उमा एक्सपोर्ट्स, ये है अनिल जी की तरफ से कंप्लीट अवॉइड। पर एफपीओ अपडेट है, आज रुचि सोया की एफपीओ का आखिरी दिन है, और ट्रिगर्स, खबरें और ब्रोकरेज एक्शन भी है। जानते हैं वरुण कुशल और आशीष के साथ। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में आज मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया जो है इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। पहले 10 दिन तो ट्रेड टू ट्रेड में रहने वाला है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स में कुबोटा का जो ओपन ऑफर है वो आज खत्म होने वाला है। याद रखिए 2000 रुपये का प्राइस था, और अब तक माना जा रहा है कि 116% जो है ये सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं सेल की इंटरिम डिविडेंड की 2.5 रुपये प्रति शेयर की आज एक्स डेट है। जैसे कि आपने कहा कि रुचि सोया का एफपीओ आज लास्ट डेट है, दूसरे दिन तक 37% भरा है, QIB 41%, NII 26%, और रिटेल का हिस्सा जो है 39% भरा है। 615 से 650 का प्राइस बैंड है, 4300 करोड़ का ये आईपीओ है। आज सबसे इंपॉर्टेंट तो पीवीआर और आईएनएक्स लीजर पे नज़र रखिएगा, क्योंकि इनके मर्जर का ऐलान हो चुका है। शेयर स्वैप रेशियो जो है आईएनएक्स के 10 शेयर के लिए पीवीआर के 3 शेयर दिए जाएंगे। साथ ही साथ अजय बिजली जी जो है उनको
मर्ज की गई एंटिटी में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाएगा और पवन कुमार जैन बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। इसके अलावा पीवीआर ने हैदराबाद में 5 नए स्क्रीन्स का मल्टीप्लेक्स जो है वो भी खोल लिया है, तो ये भी एक अपडेट है पीवीआर की तरफ से। वेदांता केपेक्स का ऐलान किया इस कंपनी ने 11,000 करोड़ के आसपास की क्षमता विस्तार का प्लान को कंपनी ने मंजूरी दी है। केन इंडिया ऑयल एंड गैस में 5,200 करोड़ के आसपास का केपेक्स करेंगे। स्टील एक्सपांशन प्रोजेक्ट के लिए 2,600 करोड़ और जिंक एक्सपांशन के लिए 3,500 करोड़ के आसपास का केपेक्स ये कंपनी करने वाली है। डीएलएफ पे नजर रखिएगा क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि गुरुग्राम और गोवा में ये कंपनी जो है 2 शॉपिंग मॉल के निर्माण करने के लिए करीब 2,000 करोड़ के आसपास का खर्च जो है वो करने वाली है, तो इसके चलते स्टॉक रडार पे रहेगा। और इंडियन होटल्स क्यूआईपी का अपडेट कंपनी ने दिया है। इशू प्राइस जो है 202 रुपये का तय हुआ है। फ्लोर प्राइस जो है 203.48 का था, तो यहाँ पे भी नजर रखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और कई सारी एक्विजिशंस हुई हैं जिसका इम्पैक्ट आज आप बाजार में देखने भी वाले हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले भारती एयरटेल वोडाफोन इंडस टावर फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर अब इंडस टावर में कंपनी वोडाफोन ग्रुप से भारती एयरटेल जो है करीबन 4.7% हिस्सा खरीदेगी। 187.88 पर शेयर के भाव पर ये डील होती हुई दिखेगी, यानी कि मौजूदा भाव से लगभग 7.2% का डिस्काउंट है और जो डील की वैल्यू है वो लगभग 2400 करोड़ रुपए पर आती हुई दिख रही है। इमामी लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी ने रैकेट बेंकाइसर से डर्मिकूल ब्रांड जो कि कूल टैल्कम पाउडर ब्रांड है उसको खरीदने की यहाँ पर इन्होंने इमामी लिमिटेड ने 432 करोड़ रुपए में खरीदती हुई नजर आएगी और इंटरनल अक्रूवल के जरिए ये डील की फंडिंग होगी। और पाउडर मार्केट में अगर आप देखें तो डर्मिकूल का करीबन 20% मार्केट शेयर है। साथ ही एल&टी यहाँ पर कंपनी ने डिफेंस मंत्रालय से लगभग 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। साथ साथ गेल भी फोकस में रहेगा क्योंकि 31 मार्च को यहाँ पर बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। फार्मा स्टॉक्स भी फोकस में रखिए क्योंकि यहाँ पर कीमत नियंत्रण वाली जो दवाएं, जो रेगुलेटेड जो मेडिसिन का मार्केट है उस पर सरकार ने 10% कीमत जो है बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो और अप्रैल से करीबन 800 जो मेडिसिन हैं उनके दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। सागर सीमेंट्स, यहाँ पर कंपनी ने पीआई अपॉर्चुनिटीज फर्म जो प्रेमजी इन्वेस्ट का फंड है उसको 265 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 1.32 करोड़ शेयर्स जारी ये करती हुई नजर आएगी। शेयर्स जारी करके लगभग 350 करोड़ रुपए कंपनी जुटाती हुई नजर आएगी। जीआर इंफ्रा एनएचएआई के गुजरात में करीबन 1085 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए ये एक L1 बिडर के रूप में निकल कर आया है। और अंत में ज्योति स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर कंपनी को लगभग 382 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के डिजाइन और सप्लाई के लिए, तो इस वजह से ज्योति स्ट्रक्चर्स भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें और खबरें यहीं पर खत्म नहीं हो रही हैं, और भी कुछ खबरें और फंड एक्शन जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताएं। ओके दीप, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, कोल इंडिया, गेल, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि कोल गैसिफिकेशन के लिए पीएलआई स्कीम जो है वो जल्द आ सकती है। दूसरा रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, इन कंपनीज पे नजर रखेगा क्योंकि सेबी के अंतरिम ऑर्डर के तहत अनिल अंबानी जो है उन्होंने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इंडिया मार्ट, फिनलाइट टेक में 51.09% हिस्सा ये कंपनी खरीदने वाली है। 46 करोड़ में ये पूरी हिस्सेदारी जो है वो खरीदी जाएगी। अब कुछ बल्क डील्स है जिसमें एमटीआर टेक्नोलॉजीज, फ्राइडे को यहाँ पे बल्क डील्स हुई थी जिसमें सॉलिडस एडवाइजर ने करीब 4.89 लाख शेयर्स बेचे हैं। फैब मोहर एडवाइजर्स ने 19.42 लाख शेयर्स बेचे हैं। खरीदने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड 1.76 लाख शेयर्स, यूटीआई म्यूचुअल फंड 2.2 लाख शेयर्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1.56 लाख शेयर्स, सेगेंटी इंडिया मॉरिशस ने 2.11 लाख शेयर्स और बीएनपी पैरिबास ने 2.77 लाख शेयर्स खरीदे हैं। बीएससी पूनावाला कंस्ट्रक्शन एलएलपी ने करीब 2,30,000 शेयर्स बेचे हैं 892 के भाव पे। विजय डायग्नोस्टिक में फिडेलिटी इमर्जिंग मार्केट फंड ने 18.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। यहाँ पे 445 के भाव पे ये शेयर्स खरीदे गए हैं। और सबसे आखिरी में गति प्रमोटर्स ने 35,000 शेयर्स जो है वो बेच दिए हैं। ओपन मार्केट में 22 से 24 मार्च के बीच में ये बिकवाली की गई है प्रमोटर्स द्वारा। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें और साथ ही ढेरों फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन भी। पर आज कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, उन पर भी डालते हैं नजर एफआईआर में। ओके, तो ये है कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। आइए आशीष भी हमारे साथ। आशीष,
पहले बताएं कुछ बड़ी कंपनीज के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या है। दीपांशु, बिल्कुल। भारतीय एयरटेल यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, इनका एनालिस्ट डे हुआ था। इसके बाद सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 915 रुपए का लक्ष्य दिया, 709 रुपए की जो है क्लोजिंग है। और इस टेक अवे में देखें तो सबसे ज्यादा यही बात है कि आगे जाकर कंपनी ग्रोथ का पूरी तरीके से जो है फायदा उठा रही है और इनका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है इससे आगे जाकर काफी बढ़िया ये विस्तार करते हुए नजर आएंगे। जेफरीज भी अगर आप देखें तो इनसे सहमत है क्योंकि खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य है वो इनसे थोड़ा सा कम दिया, 860 रुपए का, 709 रुपए की जो है क्लोजिंग है। बड़ी कंपनीज में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी जो रिपोर्ट है काफी बढ़िया आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,926 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे कि कंपनी में अगर आप देखें तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट शानदार है। अच्छी बात है कि स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं है और आगे नियर टर्म के जो ट्रिगर्स हैं वो भी इन्हें विजिबल नजर आ रहे हैं, जिसके चलते देखें तो ओवरवेट की राय दे रहे हैं। वेदांता यहाँ पर भी फोकस रखेगा, जेपी मॉर्गन की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 465 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि जो कंपनी ने निवेश का ऐलान किया है ऑयल एंड गैस, जिंक और स्टील में, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और अच्छी बात यह है कि अभी भी इतनी तेजी के बाद भी इन्हें वैल्यूएशन जो है आकर्षक नजर आ रहे हैं। खास बात यह कि कह रहे हैं डिविडेंड यील्ड जो है फिलहाल करीब 11% के आसपास की आ रही है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको आइनॉक्स और पीवीआर, वैसे तो यहाँ पर सीएलएसए का सिर्फ एक नोट ही आया है, लेकिन इसमें कोई भी टारगेट प्राइस और जो रेटिंग है वो अभी नहीं दिया है, लेकिन ये मान रहे कि जो काफी अच्छा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो मर्जर का रेशियो वो यहाँ पर बताया। तो ये कुछ बड़ी कंपनीज है जहां पर आज फोकस रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स। और मुझे जो अच्छी रिपोर्ट दिख रही है वो है मॉर्गन स्टैनली की एसबीआई कार्ड पर 1225 बड़े टारगेट से 1225 के ये है, बाकी तो ठीक ठाक है। एक और और भी थोड़ी रिपोर्ट्स और सर और थोड़ी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी है, बताइए बताइए। सर एम्बेसी रीट यहाँ पर भी नजर रखेगा, सीएलएसए की तरफ से नोट आया है, यहाँ पर 413 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी की राय दे रहे, 370 की क्लोजिंग है। ये कहने की जो लीजिंग डिमांड है अभी तक पिकअप नहीं कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ग्रीन शूट्स विजिबल हो रहे हैं। एसबीआई कार्ड का जिक्र सर आप कर रहे थे, रिपोर्ट्स वाकई में काफी बढ़िया मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1225 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कहने की कंपनी और इंडस्ट्री में देखें तो मंथली यूजर्स की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि स्पेंडिंग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये मान रहे कि आगे ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने एडजस्टमेंट किए हैं। आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य करीब 159 से घटाकर 140। एलआईसी हाउसिंग यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 385 से काटकर 330। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1920 से घटाकर 1700 रुपए कर दिया है, 1266 की जो है क्लोजिंग है। एमसीएक्स पर अंडरवेट की राय 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लक्ष्य 175 से घटाकर 150 कर दिया है। और अंत में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर लक्ष्य को जो है 37 से घटाकर 33 कर दिया है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 40 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स, इन पर रहेगा पूरा का पूरा एक्शन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 33 रुपए और घटा दिया। ओके, चलिए हफ्ते का पहला दिन, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स पे खरीदारी की राय है, 743 के अराउंड की क्लोजिंग है शुक्रवार की। 725 725 का स्टॉप लॉस लगाना है और 780 के टारगेट के लिए अदानी पोर्ट्स है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, बंसल जी ने चुना है पिक ऑफ द वीक अदानी पोर्ट। आइए विश्वेश जी से भी जान ले उनकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। बताएं सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लगता है ओवरऑल एनर्जी मार्केट थोड़ा सा क्लूलेस है। इवन दो लास्ट हाफ एन आवर में जो बैंक निफ्टी का रिकवरी था वो मुझे लगता है शायद आज भी कंटिन्यू हो सकता है, लोअर लेवल से बाइंग आ सकती है। लेकिन कैश वेस्ट स्टॉक्स में एनर्जी एकदम तोड़फोड़ वाले ब्रेकआउट है। तो दो स्टॉक्स है एनर्जी, पहला है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का एनर्जी ऑल टाइम हाई बना है और जिस हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है ये वीक में स्टॉक कंटिन्यू करना चाहिए ऑन द अपसाइड। मुझे लगता है करंट लेवल पे ओपनिंग के बाद कूल ऑफ में बाय करना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। जितना क्लोजर टू 80 to 100 बाय करेंगे उतना बेटर है। अपसाइड में मुझे लगता है ये वीक में शायद हम 9000 से 9500 के लेवल देख सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो है रीओपनिंग थीम के ऊपर और वो है EIH होटल अनिल जी। 149 का क्लोज है, मुझे लगता है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनी वीक्स ब्रेकआउट। 140 का स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है कि अगर एक वीक से 3 वीक दिए जाए तो 170 180 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी में खरीदारी करने का स्टॉप लॉस 8,200 रखना है सर। हाँ जी, 8,200 के आसपास। ओके, क्लोजिंग बेसिस पर 8,200 का स्टॉप लॉस रखे, 9,000 और 9,500 तक के बड़े टारगेट्स आपके लिए यहाँ पर टाटा एलेक्सी में, और साथ ही EIH ये दूसरा स्टॉक है जहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है आपके लिए। दोनों के फंडामेंटल्स नहीं बताए आपने, जनरली पिक ऑफ द वीक में आप फंडामेंटल भी बहुत सारे बताते हैं, विश्वेश जी क्या बात है? अनिल जी, ये बहुत अच्छी कंपनीज है, मतलब मुझे तो टाटा एलेक्सी किसी ने बहुत अच्छा एनालिसिस शेयर किया था। मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल जी, इनफैक्ट आप तो काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन हो रामदेव जी का ये कुछ साल पहले का 100x स्टॉक था अनिल जी, और ऑलरेडी ये 52,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं वो वैल्यू ऐड कर पाऊँगा कंपेयर टू व्हाट ही मे हैव डन, बट टेक्निकली मुझे लगता है टाइमिंग अच्छा है। और EIH होटल अनिल जी, मुझे लगता है कि मोर देन वैल्यूएशन यहाँ पे रीओपनिंग एंड सेंटिमेंट्स विल वर्क, सो तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से EIH और साथ ही साथ टाटा एलेक्सी, ये दो बेहतरीन स्टॉक खरीदारी करने की राय। आइए, कुणाल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना अनिल जी DLF, जिसकी चर्चा अभी दीपांशु कर रहे थे। अनिल जी, DLF की चर्चा हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी की, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और अनिल जी, जैसा आप हमेशा कहते हैं दिल्ली से करें प्यार तो कैसे करें DLF से इनकार, तो अनिल जी इसके तो नाम में भी दिल्ली है, दिल्ली इसके नाम में है, तो DLF को खरीद करके चल रहा है। 360 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, और अनिल जी पहला टारगेट होगा 380 रुपए का, 380 का पूरे सप्ताह के लिए पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट है 387 का, तो 387 तक जाता दिख रहा है। DLF में खरीदारी करें। ओके, तो DLF है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। 365 रुपए के आसपास बंद हुआ है। कल शुक्रवार को आखिरी मिनटों में सारे रियल एस्टेट शेयरों में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। आज खबरें भी अच्छी आती दिख रही है। DLF के लिए भी एक खबरें कि कुछ 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए भी खबरें कि कुछ उन्होंने दक्षिण भारत में शायद हैदराबाद या बेंगलुरु में जमीन लैंड 33 एकड़ खरीदी है। तो आज फिर से ये सेक्टर रहेगा पूरी तरह से फोकस में। आइए सुमित जी का करते हैं स्वागत। गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरा वाला भी रियल एस्टेट सेक्टर का स्टॉक ही है और गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर मोमेंटम एक अच्छा बनना चाहिए। स्टॉक ने पिछले 1-2 दिनों में थोड़ा मूव दिखाना स्टार्ट किया है और अभी स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। जिन्होंने भी गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर पोजीशंस बना रखी है वो लोग तो होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। इस हफ्ते में गोदरेज प्रॉपर्टी में यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें आप मान के चले कि 80 से 100 रुपए तक का मूव गोदरेज प्रॉपर्टी में इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो डिप्स में खरीदारी करें 1600 के आसपास, नीचे में 1560 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 1680 से लेकर 1700 रुपए तक के लेवल गोदरेज प्रॉपर्टी में ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली मेरे को लगता है 1800 प्लस के लेवल गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेंगे। तो डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज भी जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। शायद बंसल जी भी DLF पर अपनी राय देना चाहते हैं। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं आप उस पर? नहीं अनिल जी, मैं तो एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं आपको, जी बिजनेस की टीम को। अनिल जी, अभी तक तो क्या था, दूसरे बिजनेस चैनल कॉपी करते थे स्टाइल को, बिगुल को। अनिल जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, जो हमारे बिगुल हैं, जैसे जितने सारे बिगुल आपने बना रखे हैं, उन बिगुल को बना के, उनके मिक्सचर को बना के, अनिल जी जनरल न्यूज चैनल वो रशिया यूक्रेन के वॉर में हमारे बिगुल को कॉपी करके वहां बिगुल बजा रहे हैं अनिल जी। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया है। चलो अच्छी चीज है, मतलब सब लोग अच्छा काम करें, अच्छे काम को और दूसरे लोग सीखे और उसको इम्प्लीमेंट करें तो बढ़िया, खुशी की बात है। मतलब हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, वैसा वाला हाल है। तो ठीक है, बढ़िया है ये तो। और ये तो हमारी टीम की थॉट लीडरशिप है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, अब ये बात ही निकल गई। तो एक ज़माना था कि वो अखबारों में एक एडिटर्स का कॉलम आता था ना, तो लोग बहुत पढ़ते थे कि अखबार का एडिटर क्या सोचता है। ये ऐसा टीवी में कभी नहीं होता था। हमने शुरू किया एडिटर्स टेक, है ना, सबसे पहले ये 3-4 साल पहले जब हमने शुरुआत की। अब हर एक चैनल पे एडिटर्स टेक आता है, तो अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। हमने भी जिंदगी में किसी न किसी से सीखा है, हमारे गुरुओं से सीखा है। अगर स्कूल कॉलेज में हमारे प्रोफेसर हमें नहीं सिखाते, हमारे टीचर्स नहीं सिखाते, तो हम आज यहाँ थोड़ी होते। तो अगर कोई अच्छा है, देख के सीख रहा है तो बढ़िया चीज़ है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, उसमें भी एक चीज आप भूल गए अनिल जी ऐड करना, वो एडिटर्स टेक तो सब जगह आता है। उस एडिटर्स टेक में अनिल जी जिस तरीके से हमारे एडिटर की
हमारे सेनापति के साइन आते हैं ना, सेम स्टाइल में सबके साइन आने जी, उसी स्टाइल में कॉपी हुए अनिल जी। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक मेरे न डाले सब लोग तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। देखो हाँ ये ठीक है कि हमेशा अगर आप कॉपी करें तो थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले कुछ और नया करने की। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी मैंने कल अनिल जी शनिवार को शायद मैं गाड़ी चला रहा था अनिल जी, मुझे रेडियो पर आपकी आवाज सुनी अनिल जी, तो मुझे अनिल जी ऐसा लगा कि आपसे इतना प्रेम हो गया अनिल जी कि चारों ओर आप ही की आवाज सुनते हैं। बाद में पता लगा अनिल जी आप वाकई में रेडियो पर हैं, तो अनिल जी उसके लिए भी कॉम्प्लीमेंट देना है आपको। भाई साहब जब तक आपको नींद में सपनों में मेरी आवाज ना आए तब तक ठीक है। पता चला कि वहाँ भी अनिल जी, भाभी जी उठा रही, उठो, हाँ अनिल जी आता हूँ। ऐसा मत कर देना कभी, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन खतरे में न पड़ जाए बस, बाकी तब तक ठीक है बंदे। कुणाल जी धन्यवाद, कुणाल जी आपके स्नेह के लिए। जी चलते हैं जैन साहब के पास। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल लास्ट वीक ऑफ द ईयर एंड है 2021-22 और अनिल जी की भी एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ 2018 वर्क एनिवर्सरी। हाँ वर्क एनिवर्सरी, वो सर वर्क क्या सबसे बड़ी एनिवर्सरी है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स की, वहां से पूरी दुनिया चेंज हो गई, हम सब की एनिवर्सरी है वो सर, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा उसका भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर। बिल्कुल या एंड इस वीकेंड पे तो देखिए आपने बोला ना शुरुआत में कि मार्केट भी वीकेंड बना रहा, और इस वीकेंड पे तो देखो 3R ने बनाया, RRR ने, और हमने एक वीकेंड शो किया था, गजब का शो था, बंसल जी, मैंने और सिद्धार्थ सेडानी जी ने, और वहां पे मैंने 3 स्टॉक्स जो दिए थे वो मैं रिपीट करना चाहता था। ग्लॉस्टर, गुजरात थेमिस बायोसिन एंड एक्रिसिल, ये 3 स्टॉक्स है जो कि मेरे 3R स्टॉक्स थे। और अब मैं जो मेरी इस वीक के लिए स्टॉक पिक्स है, करीब 5-6 स्टॉक पिक्स है। एक तो मैं इनफैक्ट एक स्टॉक तो रिपीट ही होगा मेरा विशेष जी के साथ, EIH एसोसिएटेड होटल्स, आई थिंक उन्होंने EIH होटल्स दिया है और मैं EIH एसोसिएटेड होटल्स पे दाव लगाने के लिए बोलूंगा। फिर मुझे लगता है कि FMCG पिक में एक कोलगेट पे ध्यान दिया जा सकता है, एक PSU स्टॉक्स कुछ फ्लेवर में आ रहे हैं तो NLC इंडिया पे दें, और कुछ ये एडेसिव्स वाले स्टॉक्स में काफी एक्शन है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे ही वीकेंड पे भी एनालिसिस कर रहा था, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पे ध्यान दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मेन पिक ऑफ द वीक है मेरा, वो है वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स। तो एक बार जैन साहब है ना वापस से बोलो, बहुत सारे, एक तो EIH एसोसिएटेड बराबर है, या ये हो गया एक स्टॉक, दूसरा हो गया आपका NLC, करेक्ट? NLC इंडिया, NLC वो सिग्नेट नेवली लिग्नाइट, सॉरी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का 416 वाला EIH एसोसिएट। अच्छा EIH तो विश्व जी ने दे दिया, NLC लाइए 64 रुपए वाला, वोल्टेम 2000 रुपए वाला, इसके अलावा और क्या है? कोलगेट FNO पिक में, कोलगेट FNO वाला, ओके, कोलगेट का झलक, कोलगेट दिखाइए, ओके, और इसके अलावा बस इतने काफी है। और एक्साइड, पीडीलाइट, अच्छा पीडीलाइट भी FNO वाला, करेक्ट? बस चलो और एक दो, बस सर बस, अरे दे दो। नहीं ठीक है ओके तो चलिए जैन साहब आगे और देंगे, 9:30 बजे आपको जेम्स, चिंता न करें, इंतजार करें, और बीच बीच में भी कुछ न कुछ और जैन साहब की तरफ से आता हुआ दिखेगा। आइए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से एक बार आपको बता दिया जाए, आज होने जा रही है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की लिस्टिंग। क्या है ये कंपनी, क्या करती है, लिस्टिंग किस भाव पे होगी, या इसके वैल्यूशंस क्या हैं, वो जरा एक बार समझ लीजिए। वरुण हमारे साथ तैयार है इस वक्त। वरुण बताइए मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की लिस्टिंग की सारी डिटेल्स। ओके अनिल जी, तो बेसिकली ये है ये ना कि जो डोमेस्टिक कारोबार है बेसिकली, तो ये सबसे पहले समझना है कि इसमें कोई एक्सपोर्ट का कारोबार नहीं है, और वायरिंग हार्नस का जो इंडिया का कारोबार है इस कंपनी का, वो इस कंपनी में आता है। हुआ ये था कि कुछ समय पहले मदरसन सुमी ने ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग की थी अपने पूरे ग्रुप की, तो इसके चलते मदरसन जो है उसका कहीं ना कहीं स्टेक में बदलाव हुआ, जो भारतीय कारोबार है उसमें कहीं ना कहीं स्टेक में बदलाव हुआ, और इस पूरे डीमर्जर के चलते कुछ समय पहले जो इंडिया का डोमेस्टिक वायरिंग कारोबार था उसको अलग किया गया था। अब इस डीमर्जर के पहले अगर आप देखते तो कुल IMA से करीब 7-10% के आसपास जो है ये डोमेस्टिक कारोबार से आता था, और इसका मार्जिन जो है करीब 13-14% के आसपास का था। डेट इसमें काफ़ी कम थी। ये डीमर्जर हुआ, और जब डीमर्जर हुआ तो मदरसन सुमी के हर एक शेयर के लिए जो वायरिंग कारोबार है उसका एक शेयर दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा मिरर इमेज जो है वो इस पूरे डीमर्जर में हुआ। उसके बाद काफ़ी सारी और प्रक्रिया है जो कि मदरसन जो है उसका विलय होगा मदरसन में, दैट्स अ डिफरेंट केस। आज जो लिस्ट होने वाली है
वो है मदरसन सुमिंग वायरिंग इंडिया लिमिटेड। अब इसके वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो जिस दिन इस कंपनी का डिमर्जर हुआ था तब मदरसन सुमी करीब 230-235 के आसपास ट्रेड करता था। डिमर्जर के बाद जो रेट निकल के आया मदरसन सुमी का वो था करीब 180 के आसपास और वहां से स्टॉक काफी गिर चुका है। जो इस कंपनी का इंडिया का कारोबार है उसके अगर फेयर वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो वो निकल के आती है करीब 60 से 70 रुपए प्रति शेयर के आसपास की, जिसमें मदरसन का भी करीब 33% के आसपास का हिस्सा है और उसकी वैल्यू करीब 15 रुपए प्रति शेयर के आसपास के निकल के आती है। तो अगर ये लिस्ट हो और फेयर वैल्यू पे आए तो इसका भाव करीब 60 से 70 रुपए होना चाहिए। अब लिस्टिंग में होता क्या है ना अनिल जी कि 9 से 9:45 के बीच में एक टाइम फ्रेम दिया जाता है प्री ओपन का, जिसमें प्राइस डिस्कवरी होती है बेसिकली। तो हमने जैसे कि आपको गेटवे डिस्ट्री पार्क का बताया था कि 60 से 70 रुपए के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो साफ साफ सस्पेंशन और उसके बाद लिस्टिंग का मामला था। लेकिन इसके पहले आपने जीवीके में देखा, जीएमआर में देखा माफ कीजिएगा, कि जो उनका एयरपोर्ट का कारोबार और बाकी इंफ्रा कारोबार अलग हुआ था। उसके बाद जो लिस्टिंग हुई थी जीएमआर पावर की वो दरअसल 48 रुपीज के आसपास हुई थी, जबकि उसकी फेयर वैल्यू 8 से 10 रुपए के आसपास थी। तो हो सकता है कि आज वायरिंग कारोबार जो है उसकी लिस्टिंग किस भाव पे होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एफएनओ का स्टॉक था और वहां से डीमर्ज हुआ है, लेकिन फेयर वैल्यू जो है वो 60 से 70 रुपए। लेकिन ये एफएनओ में लिस्ट नहीं होगा, होगा तो अभी वो 10 दिन का ट्रेड टू ट्रेड ही चलेगा, ट्रेड टू ट्रेड में रहने वाला है। मेरे ख्याल से आपने उस समय भी कहा था कि जो मदरसन का दूसरा जो लिस्ट हुआ था, हाँ, वो लिस्ट हुआ 180 रुपए, 180 रुपए। तब भी हमने कहा था 60 से 70 रुपए की वैल्यू 234 के आसपास ट्रेड करता, वहां से गिरते गिरते नीचे आ गया, गिरते गिरते नीचे 135 तो आ गया, अब तो 135 आ गया, वो तो कुछ ज्यादा ही गिर गया अब तो। हाँ, तो चलिए ये है आपके लिए, डिटेल्स नोट कर लीजिए कि क्या लिस्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो समझ लीजिए, बाकी फिर आपकी मर्जी है कि कहाँ लिस्ट होता है क्या नहीं होता वो कहना मुश्किल है। तो ये आपके लिए लिस्टिंग की डिटेल्स थोड़ी देर में आपके लिए आ रही है। पीवीआर और आइनॉक्स की डील पर पूरी डिटेल्स भी हमारी टीम की तरफ से